पल्लू और घूंघट, परंपरा, उत्पीड़न या पसंद। कल्पना कीजिए, एक नव विवाहिता सुंदर साड़ी पहने अपने ससुराल में पहली बार प्रवेश करते समय अपना पल्लू सिर पर खींचती है। कुछ के लिए यह सम्मान का प्रतीक है, दूसरों के लिए यह उत्पीड़न की एक निशानी है। लेकिन यह प्रथा आई कहां से? क्या यह हमारी प्राचीन हिंदू संस्कृति का हिस्सा है, या यह कुछ ऐसा है जो समय के साथ हम पर थोपा गया? आज हम पल्लू और घूंघट के इतिहास को गहराई से जानेंगे। हम इसके आरंभ, इसके विकास और आधुनिक भारत में इसके मतलब को समझेंगे। यह एक पेचीदा और अक्सर विवादास्पद विषय है, इसलिए हम सभी तथ्य प्रस्तुत करेंगे और आपको यह तय करने देंगे कि यह आपके लिए क्या मायने रखता है। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय पोशाक, महिलाएं क्या पहनती थीं? पल्लू और घूंघट को समझने के लिए हमें प्राचीन भारत में वापस जाना होगा। उस समय महिलाएं क्या पहनती थीं? प्राचीन भारतीय पोशाक आज से काफी अलग थी। महिलाएं आमतौर पर 3 मुख्य वस्त्र पहनती थीं। अंतरिया, एक निचला वस्त्र जो धोती की तरह होता था। कायबंद, कमर के चारों ओर बांधा जाने वाला एक पट्टा। और उत्तरीय, कंधों पर डाला जाने वाला एक ऊपरी वस्त्र। अजंता और एलोरा की गुफाओं की मूर्तियां महिलाओं को बहते हुए वस्त्रों में दिखाती हैं, जिनके बाल फूलों या गहनों से सजे होते हैं। भारत नृत्य और संगीत का देश था। सिर और चेहरा ढककर नृत्य करती महिलाएं एक अकल्पनीय चीज है। दक्षिण भारत में महिलाएं अक्सर अपनी साड़ी को बिना सिर ढके पहनती थीं। प्राचीन भारत तुलनात्मक रूप से उदारशील था, जहां गर्म और नम जलवायु में उसके अनुसार कपड़े पहने जाते थे। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में स्वयं श्री राम कहते हैं, न गृहाणि न वस्त्राणि न प्राकारास् तिरस्क्रिया नेदृशा राजसत्कारा वृत्तमा वर्णम स्त्रिया, जिसका अर्थ है न घर, न कपड़े, न घर की दीवार, न दरवाजे, न ही किसी भी प्रकार का शाही सम्मान एक महिला को ढक सकता है। उसका चरित्र और उसका स्वभाव ही उसकी ढाल है जो उसकी रक्षा करती है। तो फिर सवाल यह आता है कि सिर ढकने की प्रथा आई कहां से? आइए जानते हैं। घूंघट का उदय, भौगोलिक आवश्यकताएं और सांस्कृतिक बदलाव। पल्लू या घूंघट की उत्पत्ति भौगोलिक चुनौतियों के समाधान के रूप में हुई हो सकती है। राजस्थान और उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में तेज धूप और उड़ती रेत ने महिलाओं के लिए सिर ढकना आवश्यक बना दिया। इसी तरह ठंडे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सिर ढकने से गर्मी मिलती थी। हालांकि खासकर उत्तर भारत में यह प्रथा और व्यापक हो गई और इसका एक नया अर्थ मिला। क्यों? आइए इस पर चर्चा करते हैं। इस्लामी आक्रमण और घूंघट का परिवर्तन। मध्यकालीन युग के दौरान उत्तर भारत ने इस्लामी शासकों के बार-बार आक्रमण झेले। इन आक्रमणों के साथ हिंसा की एक लहर आई, जिसमें महिलाओं का अपहरण भी शामिल था। खुद को बचाने के लिए कई महिलाओं ने अपना चेहरा पल्लू या घूंघट से ढकना शुरू कर दिया। ये केवल एक फैशन स्टेटमेंट नहीं था, ये एक जीवन रक्षा उपाय था। समय के साथ जो एक सुरक्षात्मक उपाय था, वह एक सामाजिक नियम बन गया और इसे रीति रिवाज का नाम दे दिया गया। लंबे समय तक इस्लामी शासन वाले क्षेत्रों में घूंघट शालीनता और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। लेकिन दक्षिण भारत में, जहां इस्लामी प्रभाव कम था, सिर ढकना असामान्य रहा। यह क्षेत्रीय अंतर यह समझने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है कि यह प्रथा कैसे विकसित हुई। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। जबकि इस्लामी आक्रमणों ने इस प्रथा को बढ़ावा दिया, उन्होंने इसे बनाया नहीं। इस्लामी आक्रमणों से पहले भी महिलाओं द्वारा घूंघट या सिर ढकने के सबूत मिलते हैं, खासकर राजसी परिवारों में। गुप्त काल के दौरान उच्च परिवारों की महिलाएं विशेष अवसरों पर अवगुंठन पहनती थीं, जो एक सजावटी सिर ढकने का वस्त्र था। यह दैनिक प्रथा नहीं थी, लेकिन यह दिखाता है कि सिर ढकने का कुछ सांस्कृतिक महत्व पहले से ही था। सम्मान के प्रतीक के रूप में घूंघट। समय के साथ घूंघट सुरक्षा के प्रतीक से
सम्मान के प्रतीक में बदल गया। कई ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर राजस्थान और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में, महिलाएं अपने बड़ों और ससुराल वालों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए घूंघट पहनती हैं। ये मंदिरों में भी आम है, जहां पुरुष और महिलाएं दोनों भक्ति के प्रतीक के रूप में सिर ढकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है, क्या यह परंपरा सशक्तिकरण है या उत्पीड़न? कुछ महिलाओं के लिए ये एक ऐसा चुनाव है जो वे स्वेच्छा से करती हैं। दूसरों के लिए ये सामाजिक अपेक्षाओं द्वारा थोपा गया एक बोझ है। आइए कुछ वास्तविक जीवन की कहानियों से इसे और समझते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण और वास्तविक जीवन की कहानियां। एक युवा महिला की कहानी लें, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। उसे अपने ससुराल वालों से लगातार दबाव का सामना करना पड़ा कि वह पल्लू, घूंघट और अन्य पारंपरिक प्रतीक पहने। उसने विरोध किया, कहा, मुझे पुरुष प्रधान व्यवस्था से नफरत है, जो महिलाओं को बताती है कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। उसके पति ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तनाव बना रहा। ये कहानी उस संघर्ष को उजागर करती है जो कई महिलाओं को परंपरा और व्यक्तिगत चुनाव के बीच करना पड़ता है। दूसरी ओर, कुछ विवाहित जोड़े मजाक और समझौते के साथ इन उम्मीदों को मैनेज करते हैं। उदाहरण के लिए, एक पति ने अपनी पत्नी का समर्थन करने के लिए पारंपरिक वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। जब किसी ने पत्नी को साड़ी पहनने के लिए बोला, तो पति ने भी खुद धोती कुर्ता पहना। समय के साथ लोगों ने उसे दबाव देना बंद कर दिया, क्योंकि उसके कार्यों ने स्पष्ट कर दिया, परंपराएं एक चुनाव होनी चाहिए, न कि एक आवश्यकता। तो यह हमें कहां छोड़ता है? क्या घूंघट एक ऐसी परंपरा है जिसे संरक्षित करने लायक है, या इसे जाने देना चाहिए? इसका जवाब भारत की युवा पीढ़ी के हाथों में है। चाहे घूंघट को सम्मान का प्रतीक माना जाए, उत्पीड़न की निशानी, या बस एक परंपरा, इसकी कहानी भारत के इतिहास और संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है। आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट में बताएं। और अधिक भारतीय संस्कृति के गहन विश्लेषण के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।